Good evening to all of you. I hope everyone will be very fine at their homes. And today I am going to start our channel, which will be exclusively for educational research purpose. So let us explore what we are going to discuss. Today I am thinking of discussing about educational research, introduction to educational research, the basic types and other criteria of educational research. So let's start our video. Start with introduction to educational research. So before introducing to educational research, let's summarize a little bit about research. What is the nature of research and what is the definition of basic? So research, what is the basic definition of research? It is a systematic, scientific, organized and logical process of investigation that helps to creation of new knowledge or adding knowledge to the existing body of knowledge. For example, we have discussed here Rutherford's atomic model. The Rutherford's atomic model was the new knowledge, that was the finding of research, basic research. But again, Bohr's atomic model came right after the Rutherford's atomic model. So that is adding to the existing body of knowledge. तो रिसर्च हम क्यों करते हैं? कुछ एक नया संधान के लिए, कुछ एक रूल, कुछ एक लॉ, कुछ एक कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करने के लिए, उसको जनरेट करने के लिए, या फिर जो लॉ या रूल्स या थ्योरीज बने हुए हैं उसको और क्या मॉडिफाई हो सकता है और उसमें और क्या ऐड हो सकता है, उसको करने के लिए हम रिसर्च करते हैं. तो जितने भी साइंटिफिक लॉज आए हैं, जितने भी साइंटिफिक थ्योरीज आए हैं, वो रिसर्च के थ्रू से ही आए हैं. और अभी भी रिसर्च कंटिन्यूस प्रोसेस है, अभी भी रिसर्च हो रहे हैं. जो नॉलेज पहले से बने हुए उसमें ऐड ऑन करने के लिए, उसमें कुछ नया मॉडिफिकेशन करने के लिए. तो रिसर्च सिर्फ नई नॉलेज को नहीं जनरेट करते, इसके साथ ही वो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको ऐड भी करते हैं. सो लेट अस नाउ डिस्कस व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ रिसर्च. हम इतना पैसा खर्च करके, इतना टाइम दे के, इतना एनर्जी इन्वेस्ट करके जो रिसर्च करते हैं, उसका आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है. उसका रिजल्ट डिफरेंट फॉर्म्स में मिल सकता है. वन ऑफ द फॉर्म इज जनरलाइज्ड लॉ. जैसे कि ओवर द ईयर्स ऑफ टाइम रिसर्च करने से एक पर्टिकुलर लॉ को हम जनरलाइज कर सकते हैं. कुछ एक नेचुरल सेटिंग में कुछ एक फिनोमेना को हम बार बार स्टडी करने के बाद, ओवर द ईयर्स बार बार उसको डाटा कलेक्शन करके उसको स्टडी करने के बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और उसको जनरलाइज कर पाते हैं. तो उसको उसके बाद वो एप्लीकेबल होता है, जिसको बोलते हैं जनरलाइज लॉ. फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, तो फेमस है आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी E=mc², वो एक जनरलाइज्ड लॉ which is the outcome of research. So then और क्या कर सकते हैं, क्रिएशन ऑफ थ्योरी. लॉ जो है वो जनरली एप्लीकेबल है हर जगह पे, which has been proven. बट थ्योरी जो है, थ्योरी हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है, वो प्रूवन नहीं है, लेकिन वो इन ए स्टेट ऑफ हाइपोथेसिस वो है. तो थ्योरी का भी क्रिएशन हम एक आउटकम है रिसर्च का, वो भी हम कर सकते हैं. और क्या हो सकता है, सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम में भी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम और ए शॉर्ट टर्म वन. इन एजुकेशनल रिसर्च में भी एक क्लासरूम सिचुएशन का प्रॉब्लम हो सकता है. मे बी फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो वीकनेस होते हैं बच्चों में जो वीकनेस होता है, हो सकता है क्लास 6-7 के बच्चों को इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में गलती हो या फिर स्पेलिंग एरर्स हो. वो जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालना भी एक एजुकेशनल रिसर्च का पर्पस है. तो वो भी एक आउटकम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च हो सकता है. देन स्टडी द करंट स्टेटस ऑफ प्रोग्राम्स. फॉर एग्जाम्पल बहुत ही एक फेमस स्कीम था मिड डे मील स्कीम. उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का स्टेटस क्या है, वो कैसे इम्प्लीमेंट हो पा रहा है कि नहीं, उसको स्टडी करना भी एक हो सकता है आउटकम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च. और क्या हो सकता है, फाइंडिंग कॉज बिहाइंड ए फिनोमेना. फॉर एग्जाम्पल हम एक बोल सकते हैं कि लाइटनिंग, जैसे कि पहले लाइट आता है, उसके बाद साउंड आता है. थंडरस्टॉर्म के टाइम पे जब बारिश हुआ चल रहा था, उसका जो कॉज है जब हम निकालने के लिए कोशिश करेंगे, उसका रीजन फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि फाइंडिंग कॉज बिहाइंड ए फेनोमेना रूल, ये भी एक आउटकम ऑफ रिसर्च है. और एक क्या है, स्टडिंग द कल्चरल पैटर्न इन नेचुरल सेटिंग. फॉर एग्जाम्पल इसको एथनोग्राफिक रिसर्च बोलते हैं. एथनोग्राफिक रिसर्च तो पर्टिकुलरली एक फॉर एग्जांपल कोई ट्राइब के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, उनके नेचुरल सेटिंग में और ट्राइबल एरिया पे जा करके हमें एक कुछ दिन बिताना पड़ता है और उनको स्टडी करना पड़ता है. उनका नेचुरल सेटिंग में वो कैसे खाना पीना करते हैं, वो कैसे अपना लाइफ जिंदगी जीते हैं, वो क्या कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या करते हैं. तो वो सब जब हम स्टडी करेंगे तो वो होगा एथनोग्राफिक रिसर्च. दीज आर सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रिसर्चर्स. So let us now discuss about the definition of educational research.
So, in the previous session, we have already discussed about the general definition and criteria for research. So now we will be discussing about educational research. So it's simple as it suggests. Educational research means researches done in the field of education. जो रिसर्चेस एजुकेशन के फील्ड में हो रहा हो, क्यों हो रहा हो, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी इन द क्लासरूम सिनेरियो, क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर इवैल्यूएशन टेक्निक, इसको भी इम्प्रूव करने के लिए रिसर्चेस हो रही है. इवैल्यूएशन टेक्निक मतलब जो मॉडर्न टेक्निक है CCA, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव असेसमेंट, तो वो एक आउटकम है एजुकेशनल रिसर्च का. तो हो सकता है टू इम्प्रूव द इवैल्यूएशन टेक्निक और सेट द न्यू गोल्स फॉर लर्निंग आउटकम. तो लर्निंग आउटकम जो निकलने वाला है, व्हाट आर गोइंग टू बी द लर्निंग आउटकम आफ्टर ए क्लास एंड्स और आफ्टर ए लेसन एंड्स, वो क्या होने वाला है, उसके ऊपर भी जो रिसर्चेस होते हैं दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशनल रिसर्च. और क्या हो सकता है, टू प्रिपेयर करिकुलम. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च. जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, जो भी जो कंटेंट है, वो चाहे करिकुलर हो या एक्स्ट्रा करिकुलर हो क्लासरूम के अंदर में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो हो, या फिर लैब में हम जो प्रैक्टिकल करते हैं वो हो, तो सारा जो है वो करिकुलम के अंदर आता है. और करिकुलम डिसाइड कैसे होता है, एजुकेशनल रिसर्च से. रिसर्च होने के बाद फिर करिकुलम डेवलप किया जाता है. और क्या हो सकता है गोल, एंड डेवलप इम्प्रूव्ड लर्निंग मेथोडोलॉजीज. लर्निंग मेथोडोलॉजीज को भी इम्प्रूव करने के लिए हम लोग एजुकेशनल रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं. लर्निंग मेथोडोलॉजीज माने एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, सारे बच्चों को पता होगा जो लोग BEd या फिर M.Ed कर रहे हैं, 5P टीचिंग लर्निंग मेथड. 5P टीचिंग लर्निंग मेथड जो है वो भी एक आउटकम है एजुकेशनल रिसर्च की. तो वो भी हो सकता है लर्निंग मेथोडोलॉजी इम्प्रूव करने के लिए भी एक स्टेप हो सकता है. दीज आर ऑल कॉल्ड जनरली कॉल्ड एजुकेशनल रिसर्च. तो एजुकेशनल रिसर्च क्यों होता है, एजुकेशनल रिसर्च क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए. और 5P लर्निंग मेथोडोलॉजी को भी हम डिस्कस करेंगे बाद में. फिर भी 5P का मैं फुल फॉर्म यहाँ पर लिख देता हूँ. एक है एंगेज, एक है एक्सप्लोर, एक है एक्सप्लेन, एक है एलाबोरेट, और एक है इवैल्यूएट. दिस इज 5P लर्निंग मेथोडोलॉजी, जो कि वाइडली यूज हो रहा है आजकल सारे क्लासरूम्स में. Let's now discuss about the types of educational research. Now we'll be discussing about the general types of educational researches. They can be divided into 3 categories. One is basic research, one is applied research, and one is action research. So let us understand what is basic research. Basic researches are the researches which are done to generate a new theory. For why we do this? For developing a new theory. For developing a new theory. It's a very basic thing and it's a longitudinal research. कोई भी एक नई थ्योरी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं 5P लर्निंग थ्योरी के बारे में. 5P लर्निंग थ्योरी को डेवलप करने के लिए जो रिसर्च हुआ है उसको हम बेसिक रिसर्च बोल सकते हैं. लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या इशूज है, एक लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च है. लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च मतलब इसको बनाने के लिए ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा ईयर्स समय इसमें लगाना पड़ता है. उसके बाद जाके एक थ्योरी डेवलप होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि 5P लर्निंग थ्योरी एक एग्जाम्पल है बेसिक रिसर्च की. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अप्लाइड रिसर्च की. अप्लाइड रिसर्च क्या है, उसके नाम से ही पता चलता है, क्लियरली यू कैन अंडरस्टैंड दैट एप्लीकेशन होता है. एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, द थ्योरी दैट हैज़ बीन जनरेटेड फ्रॉम बेसिक रिसर्च. बेसिक रिसर्च से जो थ्योरी डेवलप हुआ है, जो जनरेट हुआ है, उसको अप्लाई करके कोई एक क्या करना है, या फिर तो टेस्ट इट्स यूजेबिलिटी. इट्स यूजेबिलिटी मतलब किसका यूजेबिलिटी, वही बेसिक रिसर्च का जो थ्योरी डेवलप है वो थ्योरी क्या यूजेबल है, क्या उसका एप्लीकेबिलिटी है, उसको टेस्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं अप्लाइड रिसर्च में. और क्या हो सकता है, और टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल हम 5P टेक्निक को यूज करके क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अप्लाइड रिसर्च कर सकते हैं. इस अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करेंगे, जैसे कि एक बेसिक रिसर्च से एक थ्योरी जनरेट हुआ है जिसका नाम है 5P लर्निंग टेक्निक, उसको यूज़ करेंगे कहाँ पर, हियर टू यू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग आउटकम. तो यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च में क्या होगा, एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन ऑफ ए थ्योरी, और जो बेसिक रिसर्च से जनरेट हुआ है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्शन रिसर्च के बारे में. एक्शन रिसर्च में क्या होता है, एक्शन रिसर्च में क्या होता है, एक लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, क्विक एक्शन लिया जाता है. इसके नेम से, फ्रॉम इट्स नेम इट्स क्लियरली अंडरस्टैंडेबल कि एक क्विक एक्शन लिया जाएगा
टू सॉल्व ए लोकल प्रॉब्लम। लोकल प्रॉब्लम मतलब क्या है, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में या फिर क्लासरूम सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल क्लास 5 या 6 के बच्चों में मैथमेटिक्स को लेकर एक फोबिया रहता है, एक फियर रहता है, तो एक लोकल प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर एक स्कूल में या फिर पर्टिकुलर क्लास में उसको पाया जाता है। तो उस लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक्शन रिसर्च करेंगे। एक्शन रिसर्च जनरली करते कौन है, या फिर टीचर करेंगे, या फिर स्कूल के प्रिंसिपल करेंगे, या फिर एजुकेटर्स करेंगे, या फिर करिकुलम डेवलपर करेंगे। और लोकल सिचुएशन में उस प्रॉब्लम को इंस्टेंटेनियसली सॉल्व करने के लिए, या फिर क्या लिखा है, इंस्टेंटली उस प्रॉब्लम को कोई सोल्यूशन निकालने के लिए अगर हम कोई रिसर्च करेंगे तो उसको बोलेंगे एक्शन रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हम डिस्कस किए हैं, सॉल्विंग ए मैथमेटिक्स कैलकुलेशन एरर ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट। क्लास 5 स्टूडेंट में मैथमेटिकल एरर को लेकर जो कैलकुलेशन एरर होता है वो पर्टिकुलर एक स्कूल में जो क्लास 5 के बच्चों में मैथमेटिकल कैलकुलेशन एरर को लेकर जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए उस स्कूल के पर्टिकुलर उस क्लासरूम के टीचर अगर कोई रिसर्च करेगा तो उसको बोलेंगे एक्शन रिसर्च। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। सो now let us discuss about the steps in educational research. What are the steps that are generally followed in educational research? The first and foremost step is selecting a broad area. What is the area under which you want to pursue your research career? It may be a PhD course, it may be MPhil course. So if you don't have interest in that particular area, you won't able to work in that area. So selection of a broad area is the first step in educational research. So what are the areas in which educational research are conducted? The educational research can be conducted in the field of, for example, elementary education. Elementary education from class 1 to 5 और 7, वहाँ पे आप एलिमेंट्री एजुकेशन पे हम रिसर्च कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन मतलब जो कोर्सेस है, फॉर एग्जांपल बैचलर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उस पर्टिकुलर कोर्सेज पे जो प्रॉब्लम्स है या फिर उनको वहाँ पे टीचर्स पे वहाँ के करिकुलम को भी हम स्टडी कर सकते हैं। उस पर अगर हम रिसर्च करेंगे तो उसको बोलेंगे टीचर एजुकेशन, उसका आइडिया है। और क्या हो सकता है, और एक हो सकता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी पे भी हम रिसर्च कर सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी भी एक ब्रॉड एरिया है। एजुकेशनल साइकोलॉजी पे क्या आता है उस एरिया में, जैसे कि लर्निंग थ्योरीज है, जैसे कि आप कह सकते हो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हो गया, आपका पावलोव का थ्योरी, पावलोव जो है उनका थ्योरी हो गया, स्किनर का जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गया, वो जो सारे थ्योरीज है उस पर भी हम रिसर्च कर सकते हैं। वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, उस एरिया को हम बोलेंगे। और क्या हो सकता है, और एक है एजुकेशनल फिलोसफी। एजुकेशनल फिलोसफी पे भी हम रिसर्च कर सकते हैं। एजुकेशनल फिलोसफी में क्या क्या आएंगे, फॉर एग्जांपल हम स्वामी विवेकानंद की लाइफ को हम स्टडी कर सकते हैं, श्री अरविंदो की लाइफ को स्टडी कर सकते हैं, गांधी जी की लाइफ को स्टडी कर सकते हैं, उनका जो फिलोसफिकल फाइंडिंग्स थे उन पर हम रिसर्च कर सकते हैं। तो वो एजुकेशनल फिलोसफी। और क्या और एक एरिया हो सकता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एजुकेशनल गाइडेंस में क्या हो सकता है, करियर काउंसलिंग हो सकता है, या फिर वो एलिमेंट्री या सेकेंडरी स्टूडेंट्स के बच्चों को क्लास 12th के बाद हम लोग उनको करियर क्या करियर पे काम कर सकते हैं, उस पर हम उनको सजेशंस दे सकते हैं, उनको काउंसिल कर सकते हैं। वो भी एक एरिया हो सकता है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज। इसको छोड़ के भी और बहुत सारे एरियाज है। फिलोसफी है, सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे भी हम रिसर्चेस कर सकते हैं। और इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट पे भी हम कर सकते हैं, और लर्निंग टेक्निक्स पे भी हम कर सकते हैं। तो ये सारे ब्रॉड एरियाज हैं, इस पर हम रिसर्च कर सकते हैं। पहले हम एरिया सिलेक्ट कर लिए, हमें कौन से एरिया में काम करना है, पहले हम एरिया सिलेक्ट कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम। वो पर्टिकुलर एरिया में क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको हम डिफाइन करेंगे। इन सारे एरियाज में कोई एक हम एरिया चूज कर सकते हैं और उसको लेके पर्टिकुलरली उसको प्रॉब्लम में, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या प्रॉब्लम है उसमें से एक प्रॉब्लम को हम पिक करना है। और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ी कुछ रिवोल्यूशन लेके आएंगे हम रिसर्च करके, ऐसा नहीं है। कोई क्लासरूम सिनेरियो में कोई छोटे सा प्रॉब्लम को उठा सकते हैं, उस पर हम काम कर सकते हैं। तो डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम इज द नेक्स्ट स्टेप इन द स्टेप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। फिर क्या करना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप इसलिए है क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या काम हो चुके हैं उसको हम कैसे पता करेंगे, जब रिव्यू करेंगे लिटरेचर को। हम कैसे रिव्यू करेंगे, मे बी फ्रॉम ए जर्नल, मे बी फ्रॉम न्यूज़पेपर, मे बी फ्रॉम थेसिस, जो थेसिस बने हुए हैं उस एरिया पे, उस पर भी हम रिसर्च कर सकते हैं। मे बी फ्रॉम टेलीविज़न, मे बी फ्रॉम इंटरनेट। सो ये सारे जर्नल्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, थेसिस हो गए, टीवी, इंटरनेट हो गए, जहाँ पर ऑलरेडी रिसर्चेस हो करके उनका रिपोर्ट बन चुका है। उस रिपोर्ट से हमें उसको रिव्यू कर पाएंगे। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज अनदर important step in educational research. So why we need to do review in literature? In order to know what are the things that has been done in that particular area, क्या क्या काम हो चुके हैं, ताकि हम रिपीटेशन ना हो। अगर कुछ आउटकम आए हैं उस पर्टिकुलर रिसर्च एरिया में और पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में, उसको बार बार करने के कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए रिपीटेशन ना हो उसके लिए हम रिव्यू करना ज़रूरी है। और क्यों रिव्यू करते हैं, टू नो द रिसर्च गैप, टू नो द रिसर्च गैप, क्या क्या बने हैं, क्या क्या काम हुए हैं और क्या गैप्स हैं और क्या नया चीज़ हो सकता है, उसको जानने के लिए भी हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना जरूरी है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। देन क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, दिस इज ए टेंटेटिव सॉल्यूशन, दिस इज ए टेंटेटिव गेस, दिस इज ए प्रोबेबल गेस। क्या है, एक गेस है कि मैं जो वेरिएबल्स लिया हूँ अपने रिसर्च प्रॉब्लम में उसको लेके क्या होगा, एक प्रेडिक्शन है। दिस इज सिंपली ए प्रेडिक्शन, या फिर पॉजिटिव प्रेडिक्शन हो सकता है या फिर नेगेटिव प्रेडिक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँगा कि 5P लर्निंग टेक्निक के इस्तेमाल से बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है वो इम्प्रूव होता है, उनका सीखने की क्षमता बढ़ता है। दिस इज ए हाइपोथेसिस। रिसर्च करने से पहले मैं प्रेडिक्ट कर दिया कि लर्निंग आउटकम इंप्रूव होगा 5P से। आई डोंट नो वेदर द लर्निंग आउटकम इज गोइंग टू इंप्रूव और नॉट, वो बाद में पता चलेगा टेस्ट करने के बाद। लेकिन मैं पहले क्या कर दिया, प्रेडिक्ट कर दिया कि लर्निंग आउटकम इंप्रूव होगा। तो ये एक पॉजिटिव गेस है, पॉजिटिव टेंटेटिव गेस है। तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो रिव्यू हो गया, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, हाइपोथेसिस गेस करूँगा, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करूँगा। हाइपोथेसिस किसके बेसिस पे फॉर्मुलेट होगा, ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसके प्रीवियस स्टेप पे जो मैं सारे काम हुए उस पर्टिकुलर रिसर्च एरिया में हम देखूंगा, और उसमें सारे फॉर एग्जांपल 5P टेक्निक से इम्प्रूव हुए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जो प्रॉब्लम लिया हूँ उसमें भी 5P टेक्निक से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव होगा। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। देन क्या होगा, मेरे हाइपोथेसिस के बेसिस पे, मेरे प्रॉब्लम के बेसिस पे कलेक्शन ऑफ डाटा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, डाटा कलेक्शन शुरू होगा। डाटा कलेक्शन मतलब जो, अगर मैं 5P टीचिंग लर्निंग का इफेक्ट देखना चाहूँगा क्लास 5 स्टूडेंट्स के ऊपर, तो क्लास 5 स्टूडेंट्स के पास मुझे जाना पड़ेगा, दे आर माई डाटा। तो क्लास 5 स्टूडेंट्स के पास जाऊँगा, उनके क्लासरूम टीचिंग लर्निंग को मैं ऑब्जर्व करूँगा, और 5P टीचिंग लर्निंग वेदर इट इज इफेक्टिव और नॉट मैं टेस्ट करूँगा। तो इसके पहले क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन ऑफ डाटा। मेरे डाटा कौन है, 5P के लिए जो क्लास 5 स्टूडेंट्स है वो है मेरे डाटा। दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप, कलेक्शन ऑफ डाटा। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ डाटा। जो डाटा मुझे मिला है उसको फिर एनालिसिस करना है। जो 5P स्टूडेंट्स, सॉरी 5P टीचिंग टेक्निक क्लास 5 के स्टूडेंट्स के ऊपर इफेक्टिव है कि नहीं है, वो कैसे एनालिसिस होगा, वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक से एनालिसिस होगा। यहाँ पे यूज होगा स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च, यहाँ पे आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च। तो हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके हम आइडेंटिफाई करेंगे वेदर द कलेक्टेड डाटा हैव एन पॉजिटिव इम्पैक्ट और नॉट। देन क्या आएंगे, फाइंडिंग, कंक्लूजन। एनालिसिस करने के बाद, स्टैटिस्टिकली हम टेस्ट करने के बाद हमें कंक्लूजन मिलेगा। वो कंक्लूजन क्या होगा, उसको जो भी कंक्लूजन होगा उसको फिर जनरलाइज करना पड़ेगा। जो भी कंक्लूजन आएगा, फॉर एग्जांपल 5P लर्निंग टेक्निक इज इफेक्टिव ऑन लर्निंग आउटकम ऑफ 5P स्टूडेंट्स, क्लास 5 स्टूडेंट्स, तो उसको फिर हम जनरलाइज कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट हम ये लिख सकते हैं कि येस 5P टेक्निक इज यूजफुल और इज इफेक्टिव for bringing out positive impact in the learning outcome of क्लास 5 स्टूडेंट। फिर लास्ट स्टेप क्या होगा, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। जो भी हमारा जनरलाइजेशन आया है, जो भी जनरलाइज जो चीज़ें आए हैं, जो कंक्लूजन आया है, उसको इम्प्लीमेंट अगर नहीं करेंगे तो फिर इसका फ़ायदा क्या है रिसर्च करने का। तो जो भी आउटकम आएगा उसको इम्प्लीकेशन करना पड़ेगा।